चलिए, अब वॉइस क्लियर आ रही होगी मेरी शायद। थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहा होगा आपके यहाँ पर, मेरे यहाँ पर कहीं पे भी। चलिए, नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज के वेबिनार की। ये बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार होने वाला है और नॉलेजफुल वेबिनार होने वाला है। हो सकता है आप में से कई डॉक्टर्स ने वेबिनार मेरा सुना हो, थोड़ा रिपीटेबल लगे, लेकिन इसमें फिर भी कुछ नई चीजें ऐसी ऐड ऑन होने जा रही हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिस में बहुत अच्छा आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक, अपन ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस पर मेन टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे कि जो सबसे पहला पॉइंट हमने पोस्टर के अंदर डाला था वो था हाउ टू अंडरस्टैंड आयुर्वेदा। कॉलेज लाइफ में हमने आयुर्वेद पढ़ा है, हमने उसके बाद अपने घर पे भी पढ़ा है, हमने खुद भी प्रयास किए हैं, बट जैसा आयुर्वेद है उसका 10% या 20% भी हम अपनी प्रैक्टिस में एज इट इज अप्लाई नहीं कर पाते हैं। या यूं कहें कि शायद उस आयुर्वेद को हम अप्लाई तो करना चाहते हैं, हमारे मन में डाउट होता है कि एक एग्जाम्पल छोटा सा मैं आपको देता हूं, एक आयुर्वेद के छोटे से प्रिंसिपल का। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, पहला एक श्लोक हमने लिया। दूसरा श्लोक, मैं आपसे श्लोक तो मुझे याद नहीं है उसका एग्जैक्ट, लेकिन हिंदी वर्ड में आपको बताता हूं। हाँ, सर्वे रोगा मंदाग्नि जायते, सभी रोग मंदाग्नि से जाते हैं। छोटे छोटे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो हमें इन दोनों को ही देख लीजिए। सर्वे रोगा मंदाग्नि जायते, सभी रोग मंदाग्नि से होते हैं। सभी रोग उदर से होते हैं, उदर खराब होने से, यानी पेट से ही शुरुआत होते हैं। हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने आस पड़ोस के गांव के लोगों से, अपने बुजुर्गों से ये सुनते आए हैं। सर्वदा सर्वभावानम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्य करके हमने एक अपने यहाँ पे कोट, एक श्लोक पढ़ा है। नमस्कार बंदा मैम, नमस्कार नमस्कार। तो उसमें सर्वदा सर्वभावानाम वृद्धि कारणम एक छोटा सा पॉइंट है कि अगर आपको अपने यहां पर, अगर आपको सिंपली अपने यहां पर एक बहुत बड़ा मकान बनाना है, बहुत बड़ा मकान का निर्माण करना है, तो आपको ईंटों से ही वो बनाना पड़ेगा, है ना। समान चीजों से देनी पड़ेगी। ईंट के बाद आप कोई अन्य चीज रखेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर नहीं आएगा जो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी बॉडी का वेट बढ़ाना है। वेट कितने टाइप का होता है? बॉडी का वेट फैट वाला वेट होता है, फैट से वजन बढ़ता है। वाटर वेट होता है, प्रोटीन वेट होता है। तो हम यहाँ पर कौन से वेट की बात कर रहे हैं? मसल वेट की, जो कि प्रोटीन से होता है। अगर मुझे अपने शरीर में मसल मास बढ़ाना है तो मुझे अपने शरीर में प्रोटीन्स की मात्रा अच्छे तरीके से बढ़ानी होगी, अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी होगी। तो इसकी वजह से प्रोटीन ही प्रोटीन का निर्माण करेगी, बॉडी के अंदर जाकर के प्रोटीन से निर्मित चीजों का निर्माण करेगी। यही, आप इसको ही बारीक लेवल से यदि देखें तो यही हमारे सप्त धातु पोषण क्रम का एक पार्ट है। सप्त धातु पोषण क्रम का पार्ट है कि रस धातु, आपने जो भी आपकी प्लेट आई, प्लेट में जो भी भोजन था आपने खाया, दालें हैं, चावल है, रोटी है, सब्जी है, सलाद है, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, आपने वो इनटेक करना शुरू किया, खाया। खाने के बाद वो आपकी जाठराग्नि के थ्रू, डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वो डाइजेस्ट हुआ, और डाइजेस्ट होके वो इंटेस्टाइन के थ्रू, आंतों के थ्रू सर्कुलेशन में आया रस बनने के बाद। तो सबसे पहले रस धातु के निर्माण के लिए जठराग्नि चाहिए होती है ना। अब अग्नि प्रदीपन के लिए जैसे गुणों की आवश्यकता है, वैसे गुण यदि भोजन के अंदर हैं तो अग्नि का दीपन होगा। यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी अग्नि प्रदीपन के लिए क्या उत्तरदायी होता है? एक पाचक पित्त और एक समान वायु। समान वायु, जी हाँ। आचार्य चरक ने संहिता के अंदर क्लियर कोट लिखा है कि कहीं पर आग जल रही है, चूल्हे का एग्जाम्पल लिया, आप सभी को ध्यान हो,
और उसमें फूंकनी से, आपने देखा हो गांव में एक लोहे की रॉड टाइप की रहती थी, उस फूंकनी से हवा जब डालते हैं उस चूल्हे में तो वो एकदम बहुत अच्छी प्रदीप्त होती है, वो आग तेज हो जाती है, बहुत आग का एक अच्छा रूप देखने को मिलता है और खाना पकना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या था वहां पर, वायु यानी वात दोष का प्रवाह किया गया, हवा का प्रवाह किया गया, एयर वहां पर डाली गई, जिससे जो थोड़ी सी अग्नि थी वो आगे बढ़ गई। ठीक इसी प्रकार हमारे यहाँ डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पाचक पे तो समान वायु। हमारी बॉडी में 5 प्रकार की वायु हैं, सभी हम जानते हैं, हम सभी वैद्य हैं, है ना। तो उन 5 प्रकार की वायु में से समान वायु होती है जो हमारे भोजन का पाचन करवाने के लिए हेल्पफुल होती है, हमें भूख लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कि हमें एनोरेक्सिया की कंडीशन है, अरुचि का हम फीलिंग आ रही है, तो उसको समाप्त करने के लिए वायु रिस्पॉन्सिबल होती है। तो अगर आपके भोजन में गुरु भोजन है, स्निग्ध भोजन है, आपने मंद भोजन मंद भोजन में क्या आता है, हमारे दही आता है मंद भोजन में हमारा, है ना। तो इस प्रकार का यदि आपका भोजन है, इस प्रकार का यदि आपका भोजन है, तो वो आपकी वायु का क्या गुण होता है, लघु। सबसे पहला गुण आप समझ लीजिए लघु होता है, चल होता है। तो मंद गुण चल के विपरीत आ गया, स्निग्ध गुण गुरु गुण लघु और रूक्ष के विपरीत आ गया। तो कहीं ना कहीं वो हमारी वायु को सप्रेस करते हैं, हमारी समान वायु को सप्रेस करते हैं। अब समान वायु सप्रेस होती है तो हमारी भूख भी कम हो जाती है और डाइजेशन भी कम हो जाता है, अग्नि मांद हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल, सर्वदा सर्वभावानम, अगर सामान्य गुण वाले अगर द्रव्य होते तो वो उसको बढ़ा देते, और विपरीत गुण वाले द्रव्य हुए तो उसको कम कर दिया। अब यहीं से मैं बात कर रहा था मसल बिल्डिंग के ऊपर, कि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स का निर्माण करना है तो हमें प्रोटीन एलिमेंट्स लेने होंगे। तो जब आपकी बॉडी में रस धातु का निर्माण हो जाता है तो रस धातु के निर्माण के बाद रक्त धातु के लिए आगे की ओर प्रस्थान करती है हमारी चीजें। तो उसके अंदर रस धातु का निर्माण हो गया, तो बचे कुछ जो तत्व थे, जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट थे, न्यूट्रिशनल वैल्यू के तत्व थे, वो सभी आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर रक्त धातु जो है हमारी, रक्त के निर्माण के लिए जो तत्व आवश्यक थे वो वहां पर ले लिए गए। फिर उसके बाद जो मांस धातु के लिए रिस्पॉन्सिबल तत्व थे उन्होंने आगे से मांस धातु बनाने के लिए प्रोटीन्स वगैरह ले ली और आगे बढ़ा दिया। ठीक यही प्रोसेस मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले उसको समझिए, बाद में मैं इसको समाप्त करके बताऊंगा। तो इस प्रकार से बॉडी की एक एक धातु का निर्माण होता गया और आप स्वस्थ हुए। और प्रत्येक धातु का अपना एक मल होता है, जैसे रस का कफ होता है, रक्त का पित्त होता है। तो वो मल जो होते हैं, वो मल हमारी बॉडी में दोष का काम करते हैं। एक छोटा सा एक और एग्जांपल आपको दे दें, हमारी बॉडी में फीमेल्स में स्पेशली पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। महिलाओं में आर्तव समस्याएं देखने को मिलती है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आप नोटिस करना, कभी किसी महिला को अगर लंबे समय तक पीरियड्स गायब हो गए हैं, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी में कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं है, जैसे पीसीओडी या फाइब्रॉइड वगैरह नहीं है, या थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, इवन थायराइड भी हो, पीसीओडी भी हो, तब भी मैं आपको रिलेट करके बता सकता हूं कि उस महिला के अंदर रस धातु में विकृति है। क्योंकि हमने पढ़ा है स्तन्य और आर्तव रस धातु की उपधातु है, और कफ दोष जो है कि इसका मल है। जब रस धातु विकृत अवस्था में बनेगी, उसका पाक अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो फिर बॉडी के अंदर ये पीसीओडी और ये वगैरह समस्याएं पैदा होती हैं। दूसरा इसका एक रिलेशन ये भी है, स्ट्रेस। आपकी स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है, हमारे ब्रेन से। ये स्ट्रेस भी
हमारी बॉडी के अंदर इन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि स्ट्रेस नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम को हम रिलेट करके चलते हैं वात दोष से। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्य प्रति कारणम, शायद आपको ये समझ में आया हो। दूसरा, सभी रोग मंद अग्नि से उत्पन्न होते हैं, अग्निमान से शुरू होते हैं। अब इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जस्ट अभी अग्नि मांदका की, किस प्रकार से अग्नि की मंदता आती है, अग्नि सप्रेस्ड होती है, आपकी डाइजेशन की पावर सप्रेस्ड होती है। आपने ये समझा कि आपकी डाइजेशन की पावर सप्रेस्ड होती है। कैसे हुआ, गुणों का मैंने आपको एनालिसिस बताया। तो कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में इतने ज्यादा सिद्धांत हैं, इतने सिद्धांत हैं, प्रत्येक सिद्धांत को आप समझने बैठेंगे बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सारे सिद्धांतों को उठा करके देखेंगे तो सारे सिद्धांतों में आपको यह समझ में आएगा कि मुझे 50 सिद्धांत, 500 सिद्धांत, 500 प्रिंसिपल्स अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद में सभी प्रिंसिपल्स हमारे वात पित्त कफ के इर्द गिर्द घूमते हैं। सभी प्रिंसिपल हमारे वात पित्त कफ और सप्त धातुओं को और मलों को बैलेंस करने के लिए घूमते हैं। चाहे आप अग्नि सिद्धांत को समझ लीजिए कि आपने किसी की अग्नि करेक्शन कर ली, आपने किसी की अग्नि करेक्शन कर ली, तो वहां से आपकी बॉडी के अंदर सप्त धातु का निर्माण अच्छा होगा, और जब सप्त धातु का निर्माण अच्छा होगा तो दोष भी सामान्य अवस्था में, यानी साम्य अवस्था यानी बैलेंस कंडीशन में दोष भी निर्मित होंगे, चाहे वो पित्त हो चाहे कफ हो। चाहे वो पित्त हो चाहे वो कफ हो, सामान्य कंडीशन में पैदा होंगे तो वो वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करके चलेंगे। क्योंकि आप एक चीज को नोटिस करके चलिए, हम कहते हैं कि सारे रोग आपके गलत खाने पीने से ही, गलत डाइटिंग हैबिट से ही, गलत रहन सहन से ही आपके सारे रोग पैदा होते हैं। ये हम सभी ने पढ़ा भी है, सुना भी है और खुद भी फील किया है कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा खट्टी चीज खा लूं तो मेरा गला बैठ जाता है, मैं थोड़ा सर्दी में थोड़ा बाहर निकल जाऊं टहलने के लिए, कानों के ऊपर कुछ ना लगाऊं तो मुझे ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर साहब मैं कुछ बाहर के समोसे कचौड़ी या फास्ट फूड वगैरह खा लूं तो मुझे पेट में मरोड़ होने लगती है। ये हम सभी ने देखा है अपने पेशेंट्स में भी, और कई बार आप में से कई लोग इस चीज को महसूस भी करते हो। जैसे मैंने महसूस किया है कि मैं बाहर का कोई भी भोजन नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर लूंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बट मैं रेगुलर उन चीजों का यूज नहीं कर सकता, समोसे कचौड़ी वगैरह नहीं खा सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरी बॉडी के लिए बनी नहीं है। या यूं कहूं कि किसी के लिए भी नहीं बने, लेकिन कुछ लोगों की अग्नि बहुत अच्छी होती है तो उनके लिए बने होंगे। तो आप चाहे सर्वदा सर्वभावानाम सिद्धांत को आप पकड़ लीजिए, चाहे आप पंच भौतिक सिद्धांत को भी आप पकड़ेंगे, तो भी वो पंच भौतिक सिद्धांत किसी ना किसी लेवल पर आपके दोष धातु और मल को बैलेंस ही कर रहे होंगे। इस दुनिया में जितने भी रोग हैं, चाहे जितने भी रोग हैं और जितने भी रोग आएंगे, वो सभी रोग इन तीन दोषों के ऊपर डिपेंड होंगे, वात पित्त कफ। अब यहीं से हम मनोवह स्रोतस की तरफ चलते हैं कि हमारे ब्रेन के जो बोलते हैं ना, हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइजोफ्रेनिया हो गया, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, एंजाइटी हो गया, ओसीडी हो गया। ओसीडी के पेशेंट बहुत ज्यादा मिल रहे हैं आजकल। रिसेंटली 1 महीने के अंदर 5 पेशेंट ओसीडी के मेरे यहाँ से होके गए। 5 पेशेंट, आप इस चीज को मतलब सोच लीजिए कि 1 मंथ के अंदर 5 पेशेंट एक डॉक्टर के पास हैं, वो भी मेरे पास हैं जो कि आयुर्वेद से है। एलोपैथी वालों के पास कितने होंगे? और क्या वो कुछ दे पा रहे हैं उनको? वो जो भी उनका ट्रीटमेंट है, बट वो मेडिसिन खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। काउंसलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। अब यहां इसको मैं एक समझाने की कोशिश करूंगा कि मानसिक रोग हमारी बॉडी में, जैसे हमारे शरीर के अंदर 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, हमारे
ब्रेन के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा को दूषित करने के लिए और बैलेंस करने के लिए 3 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, सत्व, रज और तम। सत्व को हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज है, रज को हम समझते हैं कि भाई इसमें एग्रेशन छुपा हुआ है, गुस्सा छुपा हुआ है, बहुत है, विनाश कर देगा ये। और तम के अंदर आलस है, चोरी की भावना है, द्वेष की भावना है। तो जब ये तीनों मेंटल ब्लॉक्स, जो तीनों मेंटल ब्लॉक्स हैं या मेंटल पाथवे हैं, या इनको मानसिक गुण भी या मानसिक दोष भी हम कह सकते हैं, तीनों में जब दूषित होने लगते हैं, या एक दोष रज, तम और सत्व के ऊपर बढ़ जाता है, या फिर यूं बोले तम जो दोष है वो रज और सत्व के ऊपर बढ़ जाता है, तब जाकर के हमारी मेंटल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगती हैं। अब आप इनको रिलेट करेंगे ना, हमारे शास्त्र में अच्छे से दिया है। पदार्थ विज्ञान आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, लेकिन शायद उस समय हमने उसके महत्व को नहीं समझा। तो वहां पर आत्मा का कंसेप्ट आता है, बहुत डिटेल कंसेप्ट है, वो यहाँ नहीं समझा जा सकता। बट मैं आपको एक सिंपल सा एक फॉर्मूला देता हूं। आपकी बॉडी में वात पित्त कफ है। वात रज दोष से मिलता जुलता है, कहते हैं मिलता जुलता के वही है। कफ तम दोष से मिलता जुलता है, गुण लगभग एक जैसे ही है, तम और कफ के। पित्त तो हमारे सत्व को डिनोट करने की करता है। सत्व माने प्रकाशमान, शुचि, सारी गंदगी को जलाने वाला, सारे विकारों का नाश करने वाला, या सत्व को यूं भी कह सकते हैं कि वात पित्त कफ तीनों के बैलेंस वाला। तो जब आप कफ प्रकृति के भोजन करने लगते हैं तो आपकी बॉडी में तम दोष का बाहुल्य होने लगता है। जब आप वात का सेवन ज्यादा करने लगते हैं तो रज का होने लगता है। और जब वात और पित्त दोनों, नोटिस कीजिए मैं अकेला पित्त नहीं बोल रहा हूं, पित्त की अधिकता ज्यादा हो जाएगी तो भी विनाशकारी है, लेकिन वात और पित्त दोनों का जब सेवन करने लगते हैं तो रज और विकराल रूप में पैदा होता है। तो इसका मतलब कहने का मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप वात पित्त कफ को भी बैलेंस करेंगे ना, तो आप मेंटल लेवल पर भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। एक कंसेप्ट और चल रहा है मार्केट में, और वो बहुत प्राचीन कंसेप्ट है, बट उसको आज आउट ऑफ इंडिया इतना प्रमोट किया गया है, और इंडियंस ने नहीं किया है, ये आउट ऑफ इंडिया के जो कुछ लोग हैं जो आयुर्वेद सीखने में रुचि रखते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि हम आयुर्वेद को सीखना नहीं चाहते, और यदि सीखना चाहते हैं तो सिर्फ मन में एक ये इच्छा होती है कि नहीं भैया चुटकियों में सीख जाएं, ऐसे 10 दिन 15 दिन, या एक वेबिनार अटेंड कर लिया, 2 वेबिनार अटेंड कर लिए, उससे हो गया। देखिए वेबिनार्स जो होते हैं ना, वो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए होते हैं, पर्टिकुलर एक टॉपिक को क्लैरिफाई करने के लिए होते हैं, वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। लेकिन आउट ऑफ इंडिया हमारे गुरुदेव डॉक्टर वसंत लैड जी हैं, उनकी आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट है अमेरिका में। वहां पर इंडियंस के साथ साथ जो फॉरेनर हैं, जो वहीं के जो अमेरिका के निवासी हैं, वो आयुर्वेद सीखने आते हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं उनकी, जैसे कॉलेजेस के अंदर क्लास होती है वैसे अटेंड करते हैं। क्योंकि मैं सच बताऊं, और ये आप जानते हैं, आप आयुर्वेद के वैद्य हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि आयुर्वेद को महीने भर के अंदर तो नहीं समझा सकता, 2 दिन या 3 दिन के भी अंदर नहीं समझाया जा सकता। आयुर्वेद सीखने के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, थोड़ा धैर्य चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे हमारा अभी आयुर्दृष्टि कोर्स जो कि 11 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, आयुर्दृष्टि जो कोर्स है उसमें टोटल फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के प्रत्येक बेसिक जो आयुर्वेद के कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। उन कंसेप्ट को कैसे क्लिनिकली अप्लाई करना है, मतलब थ्योरेटिकली कुछ नहीं, क्लिनिकली वहां चर्चा होंगी, एक क्लियर विजन होगा क्लिनिकली उसमें। तो वो हमने
8 महीने का ही क्यों रखा? कहने को 8 महीने का है, लेकिन यदि 8 महीने में भी टॉपिक अच्छे से कवर नहीं होते हैं तो 12 महीने भी चल सकता है, 15 महीने भी चल सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य उसमें यह है कि आयुर्वेद के प्रत्येक कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बेसिक लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं कहूं आप मकान बना दीजिए, आप बनी बनाई दीवारें लेके नहीं आते हो कि दीवार लेके वॉल लेके आ, 4 वॉल खड़ी कर दी, ऊपर छत डाल दी। आपको एक ईंट से शुरुआत करनी होती है, एक ईंट से शुरुआत करनी है। जैसे जैसे बायोलॉजी के अंदर सेल के सेल स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा यह है कि जो हम सेल स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं, उसी सेल के ऊपर कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। आप सोचिए, अगर आपकी सेल्स हेल्दी हो गई, आपकी सेल्स हेल्दी हो गई, तो आपके सेल्स से मिलके टिश्यू बनते हैं, वो हेल्दी होंगे। टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं, वो हेल्दी होंगे। ऑर्गन से मिलकर के आपकी बॉडी बनती है, वो हेल्दी होगी। ऑल ओवर होलिस्टिक हेल्थ का यहाँ मॉडल आपके जहां जाएगा। लेकिन ये वहां अन्य पैथियों में इसके ऊपर चर्चा नहीं होती। बट आपके आयुर्वेद में रसायन थेरेपी क्या कर रही है? सेल्स को रेजुविनेट कर रही है, सेल्स की क्लींजिंग कर रही है। बॉडी की क्लींजिंग छोड़ो, सेल्स की क्लींजिंग कर रही है। अब आप कहेंगे सेल्स की क्लींजिंग कैसे कर रही है? चलिए मैं एक एग्जांपल आपको छोटा सा देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने वही, हम फिर से पहुंचते हैं अग्नि के ऊपर। मैं एक ही कंसेप्ट से जोड़ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको भी ये समझ में आए कि एक ही कंसेप्ट अगर हमने पकड़ लिया ना, जितना मैं 8 महीने के अंदर सिखाने जा रहा हूं, उसमें से अगर एक चीज भी आपने पकड़ ली, तो प्रैक्टिस में आप अन्य लोगों से बेहतर होंगे। और इस कोर्स का उद्देश्य भी यही है कि आपकी हैंड होल्डिंग की जाए कि कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया सर, मैंने ये अप्लाई किया, पेशेंट पर रिजल्ट नहीं आए। कैसे नहीं आए? हम फिर उसको रिव्यू करेंगे, फिर देंगे। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने भोजन, कोई भी भोजन खाया, भोजन खाने के बाद आपकी अग्नि अग्नि मंद है, आपके रस धातु का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ, तो वही कंसेप्ट ऊष्मणो अल्प बलत्वेन धातु माध्यम पाचतम दुष्ट अमाशय गतम रसमामम प्रचक्षिते। आपकी जठराग्नि मंद होने से आम दोष का निर्माण हुआ, और वो आम दोष आपकी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में सर्कुलेट होने लगा। और एक हमारे यहाँ पर कई बड़े वैद्य बोलते हैं, जिनको देख देख करके, जिनके पास रह करके हम सीखे हैं, वो बोलते हैं कि जहां पहुंच गया आम, वहां हो गया काम तमाम। बिल्कुल सही बात है, जहां पर आम पहुंच गया वहां का काम तमाम हो गया। वहां के बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी की सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। सेलुलर फिजियोलॉजी, सेलुलर साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। डॉक्टर नरेंद्र गोयल जी, मैं अभी आपको जस्ट बताऊंगा, मैं अपना नंबर बताऊंगा। चाहे तो आप मेरा मोबाइल नंबर आप राइट डाउन कर सकते हैं सभी। 810-391-810-391-8960, 8960। तो जब आप भोजन करते हैं तो आपकी बॉडी में रस धातु, यानी विकृत रस धातु, मैं प्राकृतिक रस धातु का बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विकृत रस धातु, जो विकृति है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल बढ़िया। राहुल शर्मा जी ने जो नंबर लिखा है, वो आप सभी चैट बॉक्स में जाकर के राइट डाउन कर सकते हैं। उस नंबर के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड, बस बात यह है आयुर्वेद से रिलेटेड होना चाहिए। मेरे से पॉसिबल सॉल्यूशन जो निकल सकेगा, मैं अपने से, अपने सीनियर से, सभी लोगों से चर्चा करके मैं आपको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो जो विकृत रस धातु निर्मित होती है, उसी को हम बोलते हैं रस मामम प्रचक्षते। वही रस धातु क्या है? आम है। या यूं कहूं कि रस धातु से जो मल पैदा होता है, जिसको कफ कहते हैं, वो जो विकृत कफ होता है, वो आम है। किसी भी फॉर्म में आप मान लीजिए, आम के गुण तो वही होते हैं। आम होता है मंद, आम होता है गुरु,
आम मंद गुण का है, आम गुरु गुण का है, आम स्टिकी नेचर का है, चिपचिपे नेचर का है, चिपकने वाला है। आपकी बॉडी के प्रत्येक पार्ट, अगर वो इंटेस्टाइन में चिपक गया तो भाई आईबीएस की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, डिसेंट्री की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, ग्रहणी, प्रवाहिका, अतिसार। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिजीजेस रिलेटेड टू योर इंटेस्टाइन। इतनी सारी बीमारियों को, कोलाइटिस हो गया है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, कोलिक पेन हो गया, एब्डोमिनल स्पाज्म हो गया, इनमें कहीं ना कहीं आपको आम दोष का इन्वॉल्वमेंट मिलता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अकेले आम दोष की वजह से होता है, कई बार ये प्रॉपरली वात दोष की वजह से भी हो जाता है। दूसरा, आपकी सोरियासिस हो गई, आपको एग्जिमा हो गया, ये भी इसकी वजह से हो जाता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज हो गई, ये भी हो जाता है। होता कैसे है, बात ये समझने की है। आप एक सेल के लेवल पर चले आइए, ये सेल है, इस सेल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। हम सभी जानते हैं सेल्स के ऊपर एक कोई ना कोई चार्ज होता है हमारी बॉडी के अंदर, हमने बायोलॉजी सभी ने पढ़ी है। और वो सेल के ऊपर कोई ना कोई जब चार्ज होता है तो वो सेल की परमेबिलिटी होती है कि बाहर से ग्लूकोज अंदर जाएगा या आवश्यक तत्व अंदर जाएंगे और बाहर कुछ गंदगी निकलेगी, अंदर लाइसोसोम के थ्रू खाने से। ये सारा एक प्रॉपर चैनल गेटवे होता है। अब आपकी ये कोशिका है, इस कोशिका से आए और ये आम है, आम दोष, ये आम महोदय यहाँ टच हुए, इन आम महोदय ने यहाँ टच किया और सेल की पूरी फिजियोलॉजी को चेंज कर दिया। उसके ऊपर जो वोल्ट था या जो चार्ज था उसको डिस्टर्ब करके। अब आप कहेंगे चिपचिपा, स्टिकी, ये सब कुछ कैसे आ सकता है, इतना बड़ा स्टिकी म्यूकस इतना बड़ा होता है और वो जाके कोशिका बहुत बारीक यूनिट है, वहां कैसे चिपक जाएगा। तो यही हम गलती कर देते हैं, हम सारी चीजों को सिर्फ एक जगह पर ला करके पटक देते हैं। जैसे राजक्षमा डिजीज का सबसे बेकार हाल कर दिया हमारे कई वैद्यों ने। टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये कह कह के बहुत बेकार हालत कर दी। उसके अलावा कुछ दिमाग चलता ही नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस के अलावा हम कुछ सोचते ही नहीं है उसके बारे में। जबकि राज यक्षमा को यदि आप समझोगे तो राज यक्षमा के अंदर त्रिविध रूप है, षड्विध रूप है, एकादश रूप है। अगर इन सभी रूपों को आप यदि पढ़ोगे और रायक्षमा को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको सिंपल समझ में आया कि ये इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से होने वाले सभी रोगों का एक समूह है। इट्स अ डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज। ये कई डिजीजों का एक समूह है, जिस समूह को आपको ट्रीट करने का सिर्फ एक सूत्र उन्होंने दे दिया है और उस सूत्र को उठा करके उन्होंने रायक्षमा के अंदर रख दिया है। आप रायक्षमा की डायग्नोसिस पढ़िए, आप कोविड को ठीक कीजिए, कोरोना को ठीक कीजिए, मैंने किया है। आप एड्स पे काम कीजिए, रायक्षमा को पढ़ने के बाद आप सोरियासिस पे काम कर सकते हैं, आप रेस्पिरेटरी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। अगर सोचिए कि रायक्षमा ट्यूबरकुलोसिस होती तो श्वास अध्याय में, कास अध्याय में अलग से कुछ लिखने की जरूरत क्यों थी। ऐसा नहीं है कि टीबी उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल इंक्लूडेड है। मैंने बोला ना एक समूह है। जब मैंने बोला कि आम दोष स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, तो उसको चिपचिपे से अपन उस तरीके से ना समझे। स्टिकी मतलब किसी भी चीज से चिपक जाने वाला। तो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में क्या करते हैं, आपकी बॉडी में वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, वो फ्री रेडिकल्स आपकी किसी एक सेल पर जाकर के चिपक जाते हैं, उस सेल का। चलिए, अभी मेरी वॉइस आ रही है सर आप सभी को। चलिए स्टार्ट कर। तो वहां पर था मैं कि एक फ्री रेडिकल एक सेल के ऊपर आकर के जब चिपकता है तो वो वहां पर सेल की पूरी फिजियोलॉजी को बिगाड़ देता है। दैट इज कॉल्ड बात पित्त कफ, तीनों का इम्बेलेंस हो गया। अगर उसी सेल को हम अपने लेवल पर जाकर के देखें कि वो सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो आप देखेंगे सेल के अंदर एक साइक्लोसिस मूवमेंट होती है। वहां उसके अंदर का साइटोप्लाज्म जो होता है वो सर्कुलर वे में, क्लॉकवाइज वे में घूमता रहता है या एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता हो, कुल मिलाकर के हमें मतलब है कि घूमता रहता है। अंदर लाइसोसोम जैसी एक्टिविटी होती है, लाइसोसोम होते हैं,
माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो पित्त की भूमिका निभा रहे होते हैं, डाइजेशन की प्रॉपर प्रोसेस कर रहे होते हैं। और वो जो साइटोप्लाज्म है, वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है सेल के अंदर का, दैट इज न्यूट्रिटिव मटेरियल ऑफ द सेल, जो सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, वो होता है कफ। एक प्रत्येक कोशिका के अंदर भी वात, पित्त और कफ तीनों चीजें होती हैं। हम क्यों सोचते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर ही है? अरे भाई, आपकी बॉडी वही चीज हो गई ना कि आपको प्रभु ने नीचे भेजा और नीचे आने के बाद प्रभु को ही भूल गए, तो इस दुनिया में अब दुखों का सामना तो करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार आपका जो शरीर है ना, जिसको आप शरीर कह रहे हो, वो शरीर बना किससे? एक कोशिका से, सिंपल अ सेल। इस शरीर का ट्रीटमेंट करना है तो आपको कोशिका का ट्रीटमेंट करना होगा। तो पहला जो पॉइंट था, जो हमारे इस वेबिनार का जो पहले पॉइंट का भाग था कि हाउ टू अंडरस्टैंड आयुर्वेदा। तो आपको जब आयुर्वेद को समझना है, देखिए हम सभी बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, और अगर हम आज के मॉडर्न जमाने के जो कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को ये कहते हैं कि नहीं यार, ये हमारे दोस्त नहीं है, हम आयुर्वेद को आयुर्वेद के हिसाब से समझेंगे। तो समझते रहिए भैया, आयुर्वेद आज से कई वर्ष पहले लिखा जा चुका है। ना तो वो लैंग्वेज आज हम बोलते हैं, ना ही वो लैंग्वेज आज हम समझते हैं। तो उस चीज को समझ पाना बहुत क्रिटिकल होगा। अगर आपको इंस्टेंटली कुछ महीनों के अंदर आयुर्वेद की गहराई में उतरना सीखना है, तो आपको अपने पास जो साधन उपलब्ध हैं, उन साधनों के जरिए आयुर्वेद को समझना होगा। तो आप सब बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, तो वहां जूलॉजी का चैप्टर आप सभी ने जूलॉजी पढ़ी हुई है। तो उस जूलॉजी के जो बेसिक से कंसेप्ट हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए आयुर्वेद में, या यूं कहें कि आपने आयुर्वेद पढ़ा है तो उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए बायोलॉजी में। इसी प्रकार से वायरल हाइपोथेसिस हमने तैयार की थी, और वो तैयार हुई थी कोविड के दौरान। और उस वायरल हाइपोथेसिस को कई लेक्चर मैंने उस समय वेबिनार भी लिए थे, और कई डॉक्टर्स की टीम भी बनाई थी हमने, जिसमें हमने ऑल ओवर इंडिया से कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करने की कोशिश की, फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर हमने काम किया, क्योंकि समाज सेवा भी वहां पर आवश्यक होती है। जब इस समाज को आपकी जरूरत हो ना, तो हमेशा प्रयास कीजिए कि एक स्टेप आगे जाने की कोशिश कीजिए, और जब आप उसको कर दें तो उसके बाद बिल्कुल भूल जाइए, दिमाग में रखने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ दान पुण्य बोलते हैं ना, करने के बाद याद नहीं रखना चाहिए, वो कम हो जाता है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड आयुर्वेदा, ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इसके जरिए आप समझ पाए होंगे कि हमारा विजन क्या होना चाहिए। दूसरा इसको समझने का विजन हमारा ये है कि आप टाइम ट्रेवल करिए। टाइम ट्रेवल आप समझते हैं ना? आज 2023 में, 2023 में आप हैं, और आज से पहले जब आचार चरक थे, आचार सुश्रुत थे, उस समय आप पहुंच जाइए टाइम मशीन के थ्रू, और बस बैठ के उन चरक को, उन आचार सुश्रुत को, आचार्य भागवत जी को बस बैठ के आप देखिए कि ये कैसे सोचते रहे होंगे। भाई, जिस समय पे किसी को ये नहीं मालूम था कि यहाँ लिवर होता है, कि यहाँ किडनी होती है, क्या होता है, इनके दिमाग में ऐसी क्या खुरापात आई कि बैठे बैठे ऐसे सोच रहे हैं कि चलो यार, इसके बॉडी को काट के देख लेते हैं। या यूं कहूं, इनसे पहले जो आचार्य थे, अग्निवेश थे, आत्रेय पुनर्वसु थे, उनको भी कैसे भाई दिमाग में आई। चलो उनसे भी पहले की बात समझ लेते हैं, जब नालंदा तक्षशिला बनी भी नहीं थी, जब किसी ने तो उसकी नींव रखी होगी, तो उनके दिमाग में कैसे आया कि भाई ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। कोई ना कोई एक रीजन रहा होगा। और ये बंदे उठ करके, आचार्य सुश्रुत उठ करके वाराणसी के घाट पर, गंगा नदी के घाट पर कैडेवर को निकाल के डिसेक्शन कर रहे हैं। और भाई, उस समय ना व्हाट्सअप था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था। आज आपको ये जानकारी इस वेबिनार की किसके माध्यम से लगी है? फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के, किसी ना किसी हैंडल के थ्रू आपको ये जानकारी लगी है। तब आप, मुझे शायद इसमें कई लोग पहली बार मुझे सुन रहे होंगे, तब मुझे जान पाए हैं।
सोचो उस समय कुछ नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे आयुर्वेद को सीखने के लिए। तो आपको उस समय में जाकर के देखना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन, इमेजिनेशन पावर अपनी बढ़ाइए कि कैसे उन्होंने सोचा होगा जब वात दोष को लिख रहे होंगे। उन्होंने हिंट भी दी है कि जैसे हमारी इस दुनिया में हवा है, वैसे हमारी बॉडी में वात है। जैसे इस दुनिया में अग्नि है, सूर्य है, वैसे हमारी बॉडी में पित्त है। जैसे इस दुनिया में चंद्रमा है, वैसे हमारी बॉडी में कफ है। हर कंसेप्ट के लिए उन्होंने इस प्रकृति से, जो आसपास इस पृथ्वी पर उपलब्ध है, उससे उन्होंने इंस्पिरेशन ली और उसी चीज को बॉडी के अंदर ढूंढना शुरू किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये पृथ्वी हमारी माँ है और इसके ही हम अंश हैं। तभी तो कहते हैं कि मिट्टी का ये शरीर बना है। मिट्टी का शरीर बना है, ऐसा क्या मिट्टी लपेट दी क्या? नहीं भैया, नहीं। पंच भौतिक शरीर है और पंच भौतिक इस सृष्टि में हर कुछ पांच महाभूतों से मिलकर बना है। तो जब आप चरक संहिता पढ़ने बैठो, सुश्रुत को पढ़ने बैठो, समझने की कोशिश कीजिए। रायक्षमा हमने उठाया, रायक्षमा को पढ़ रहे हैं। अब भाई रायक्षमा आपने पढ़ा है, आपने एड्स भी पढ़ा है, आपने टीबी भी पढ़ा है, आपने सीओपीडी भी पढ़ा है, आपने अदर इम्यूनो सप्रेसिव डिसऑर्डर भी आपने सभी ने पढ़े हैं। तो आप इजीली उनसे जोड़ करके रेट करके देखिए कि भाई ये जो लक्षण लिखे हुए हैं, आप कोविड के 11 लक्षणों को उठाइए, चरक के एक या 10 लक्षणों को उठा लीजिए, एज इट इज सेम नहीं मिलते। एक भी अगर कमी बता दो तो आप मुझे बता देना। चरक ने जो एकादश रूप लिखे हैं उसके रायक्षमा के, उसको उठाइए लाइन टू लाइन। जो एम्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 11 जो लक्षण थे कोविड के, उनको उठा लीजिए। आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि भैया ये क्या कहना चाह रहे हैं। और जो भविष्य में कोविड आ जाए, आज से पहले इसका कोई हिस्ट्री नहीं थी इस प्रकार की, और होगी तो 2012 और 2000 कुछ 3 के आसपास सार्स और मर्स करके जो आए थे मिडिल ईस्ट, जो कोविड का जो था, तो वो इतनी पुरानी नहीं है जितनी पुरानी हमारी संहिताएं है। लेकिन वहां पर ये सारी चीजें कैसे कह दी गई, इस चीज के ऊपर जानना आवश्यक है, क्योंकि उनका विजन फ्यूचर का था। वो आज बॉडी पे काम कर रहे थे। वो कह रहे थे बात पित्त कफ ये 3 ही विकृत होंगे, चाहे आप दम लगा लो। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये हमारी एक पागलपंती वाली मूर्खता है कि हम कहते हैं कि नहीं यार, अभी जो हो रहा है वो नया हो रहा है। नहीं हो रहा भैया। हमारे भारद्वाज ऋषि हुए हैं, उनकी भारद्वाज संहिता रही है। भारद्वाज संहिता को अभी रिसेंटली नासा ने, 1 डेढ़ साल पहले नासा ने एक इंडियन साइंटिस्ट के थ्रू इंडिया से मंगवाया है। और नासा काम कर रहा है दूसरे ग्रह पर कॉलोनी डेवलप करने का, एक अच्छी स्पेसशिप बनाने का। और उस भारद्वाज संहिता के अंदर पूरा इस तरीके से बताया गया कि पायलट के कपड़े कैसे होने चाहिए, किस प्रकार का फ्यूल डलना चाहिए, पायलट के गुण क्या होने चाहिए। मतलब पूरा अगर मैं कहूं तो वो एक तरीके से विमान विज्ञान है, जिसके अंदर एरोप्लेन्स, रॉकेट्स, रॉकेट साइंस ही मान लो, टोटल रॉकेट साइंस है उसके अंदर। एक मय तनया ग्रंथ भी है अपने इंडियन जो स्क्रिप्चर है उनके अंदर। सोचिए आज सिंगल मकान, एक जिसको डुप्लेक्स बोलते हैं, उसमें हम रहते हैं। उसके बाद मल्टियां बन गई हैं भाई, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर माले खड़े होते जा रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला है शायद हमारे देखते देखते ही आ जाए, जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस मैतन्या ग्रंथ के अंदर और भारत संहिता के अंदर ऐसे कंसेप्ट मिलते हैं कि एंटी ग्रेविटेशनल हाउस निर्मित किए जाएंगे। आप चाहें तो हिस्ट्री चैनल जो है अपना, और डिस्कवरी चैनल, उसके यूट्यूब पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं कि उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कुछ ऐसा क्रिएट किया जाएगा कि नीचे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को खत्म कर देगा और हवा में मकान लटकेंगे। हवा में मकान लटकेंगे। अगर इसको डिटेल में आप सोचेंगे तो आज अगर आप एक हेलीकॉप्टर को ले लें या एरोप्लेन को ले लें, हेलीकॉप्टर को ले लीजिए। हेलीकॉप्टर एक जगह पे खड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता हवा में ऐसे स्टेबल। तो वही चीज
कहने का अर्थ है कि यहां पर आप अपने आयुर्वेद के विज्ञान को समझना है तो उन्हीं आचार्यों की सोच के जरिए आपको समझना होगा। जैसा हमारे अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपसे लेना चाह रहा हूं वो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ टू डेवलप डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप। आप जब आयुर्वेद को सीख जाएंगे, आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट को सीख जाएंगे, उनको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने बताया कि रायक्षमा जो है उसको आप जब पढ़ेंगे तो आपको आज से वो दिखना शुरू हो जाएगा जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इम्यूनिटी पावर कम होने का कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो आप वहां पर जाकर के ढूंढेंगे कि इसमें क्या 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 है, फिर आप पेशेंट के अंदर उन्हीं चीजों को इवेल्युएट करेंगे। जब आप उनको इवेल्युएट करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर ये है, और आप इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने पर काम करें। दो प्रकार की चिकित्सा होती है, दो प्रकार की चिकित्सा होती है। एक चिकित्सा होती है लाक्षणिक लाक्षणिक चिकित्सा, दूसरी होती है दोषात्मक चिकित्सा। समझने की कोशिश करना है इसको। एक लाक्षणिक चिकित्सा लक्षणों के आधार पर, दूसरी होती है दोषों के आधार पर। तो इसमें से क्या एक ही चिकित्सा करनी चाहिए या दोनों करनी चाहिए? तो आपको दोनों करनी चाहिए। उसके लक्षणों को इंस्टेंटली, तुरंत उसके लक्षणों में आराम देने के लिए आपको जो लाक्षणिक चिकित्सा है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा कफिंग हो रही है ड्यू टू एस्थमेटिक अटैक, अस्थमा के अटैक की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। अब उसके अस्थमा के अटैक के पीछे कौन सा दोष इन्वॉल्व है ये आपने डायग्नोसिस से निकाल लिया। मान लीजिए कफ प्रधान वातज उसको व्याधि है, कफ प्रधान वातज व्याधि है। अब कफ के पाचन के लिए, वात के शमन के लिए आपने औषधि निर्धारित कर ली। दो मेडिसिन आपने कफ के समन के लिए और कफ के पाचन के लिए और वात के समन के लिए रख ली। जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस को आप ले लीजिए, सुतोपलादि को ले लीजिए, आपने कर लिया। अब पेशेंट को लक्षण क्या आ रहा है कि भाई ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा क्या आ रहा है, उसको कफिंग आ रही है। तो आपको उसकी कफिंग को शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई कफ सिरप देना पड़ेगा जिसके अंदर क्या होना चाहिए, कंटकारी होनी चाहिए, जिसके अंदर गिलोय होनी चाहिए, जिसके अंदर मुलेठी होनी चाहिए, जिसके अंदर शहद डला होना चाहिए, जिसके अंदर अदरक स्वरस होना चाहिए, जिसके अंदर तांबुल स्वरस यानी पान का स्वरस होना चाहिए। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन के ड्रग्स हो, आप उसे देंगे, इंस्टेंटली उसको रिलीफ। और आयुर्वेद के सिरप को हमेशा, कफ सिरप को जो मैं यूज करता हूँ वो तरीका आपको बताऊं। 1 कप गुनगुना पानी, उसमें दवा मिला करके मैं कहता हूँ चाय की तरह पीना है, चाय की तरह पीना है, और उसको हम पिलाते हैं। दूसरा एक ये भी आता है, ऑस्थोराइट आता है। ऑस्थोराइट ये भी इंस्टेंट, बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है इसका, ऑस्थोराइट का इंस्टेंट रिजल्ट देता है, बहुत प्यारे रिजल्ट इसके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर राहुल जी ने बताया श्वासामृतम। श्वासामृतम तो इनसे भी बेस्ट की चीज है। क्यों है, उसके अंदर कस्तूरी डला हुआ है। कस्तूरी डला हुआ, तो कस्तूरी बहुत अच्छा हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्ड करने वाला होता है, स्पेशली श्वास काश में, एलर्जिक राइनाइटिस में। अच्छा डॉक्टर दीपक जी, आस्थोराइट हमारा महेश्वरी आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड का है। महेश्वरी, एमपिल का नाम सुना है आपने, एमपिल, उसी की शायद ये सिस्टर कंसर्न कंपनी है। हाँ, उसी का ये है। तो वहां पर आपको देना है। श्वासामृतम जो है वो श्री चामुंडेश्वरी फार्मा का आता है, श्री चामुंडेश्वरी फार्मा का। बिल्कुल, डॉक्टर अंचल ने भी बोला है, जो कनका सब है, कनका सब भी अच्छे रिजल्ट देता है। बट यदि आप एक बार श्वासामृतम को यूज करके देख लीजिएगा, पेशेंट अस्थमेटिक अटैक में अगर घुटनों के बल पे आ गया, नीचे झुक गया, इतनी ज्यादा उसकी सांस फूल रही है, आप 10 से 15 ml उसको श्वासामृतम पिलाइएगा। पेशेंट जो पंप इनहेल करता है उसकी वो आदत छूट जाएगी, पंप की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर बना है।
तो यहाँ पर हम पेशेंट और डॉक्टर के रिलेशनशिप की बात करते हैं। ओ देखिए, डॉक्टर दीपक सर ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, डॉक्टर राहुल जी ने भी किया है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके, बहुत प्यारे रिजल्ट हैं इसके। तो यहाँ पर हाँ, डॉक्टर हरिशंकर जी पूछिए सर। हेलो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। तो आपका पेशेंट जब आता है ना, तो पेशेंट आपसे कुछ चीजें जरूर वो एक्सपेक्ट करता है, जो हम देखते हैं। एक तो आपसे गारंटी एक्सपेक्ट करता है कि गारंटी दो। दूसरा आपसे कहता है कि वो जो चीज कहेगा उसके लिए हर बात के लिए आपको हाँ करनी है। पेशेंट ये कहेगा आपको हर चीज के लिए हाँ करनी है जो पेशेंट कह रहा है, लेकिन आपको क्या करना है वो समझिए। सब ये तो नॉर्मल सी बात है, पेशेंट आएगा, आपको ग्रीटिंग्स करना है, पेशेंट को देखना है, उससे बातें करनी है, एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिससे पेशेंट अपनी सारी बातें आपको बताए। आपने बोला नहीं भैया जॉइंट पेन है, आप दही नहीं खाओगे, दही नहीं खाओगे, तो वो कहेगा डॉक्टर साहब आम का अचार खा सकता हूँ? नहीं भैया वो भी नहीं खाओगे। डॉक्टर साहब नींबू खा सकता हूँ? नहीं भैया आप वो भी नहीं खाओगे। तो डॉक्टर साहब फिर क्या खाऊं मैं तो ऐसे भूखा मर जाऊंगा। अब उससे समझाओ, अगर नींबू, अचार और ये सारी चीजें अगर आपके खाने में से तीन चीजें हटा दी मैंने, या खट्टी चीजें हटा दी मैंने, तो दुनिया के इतने सारे फ्रूट्स हैं, इतनी सारी सब्जियां हैं, इतने सारे सलाद हैं, इतनी सारी चीजें हैं, वो गायब हो जाएंगी क्या? या अगर मैं आपको दही खाने की, नींबू लेने की या आम का अचार खाने की परमिशन दे दूं, तो आप मुझे गारंटी देते हो कि आप जो चीजें बाकी मैंने बताई कि ये खाना है वो आप नहीं खाओगे। तो जब आप पेशेंट को उसके रीजन के बारे में बताते हो कि देखो आज जिस दर्द से आप गुजर रहे हो ना, वो दर्द यदि आपको पूरे जीवन भर झेलना है, तो जीभ कितनी बड़ी होती है, अपनी टंग कितनी बड़ी होती है बोलो, उससे 2 इंच की तो आपकी जीभ है, 6 फुट का शरीर है। अगर जीभ का टेस्ट बनाओगे आप, तो इस शरीर को बर्बाद कर जाओगे। चॉइस आपकी है। डायरेक्ट बोलो आपको मेरे पास आना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। श्वासामृतम है श्री चामुंडेश्वरी फार्मा, श्री चामुंडेश्वरी फार्मा। तो पेशेंट को आपको क्या होता है कि हमारे पास स्टार्टिंग में कई, मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग में कई वैद्य बैठे होते हैं, पेशेंट आते हैं तो हमें ऐसा लगता है, हाँ ये बहुत अच्छी बात कही, जीव देख लो या जीवन देख लो। बहुत अच्छी चीज। ये तो डायलॉग हो गया, आप डायलॉग मार सकते हैं ऐसे, लंबा समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अपने इंडिया में डायलॉग डिलीवरी बहुत ज्यादा इफेक्टिवल होती है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, आप पेशेंट को ना बोलना जरूर सीखिए। पहली चीज कि जिस जिस पेशेंट का ट्रीटमेंट आपको परफेक्टली नहीं आता है, उसको बोलिए कि मैं आपको पहले 7 दिन की मेडिसिन दे रहा हूँ, 7 डेज में आपको रिलीफ दिखता है तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ ट्रीटमेंट चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बोल करके आप उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। ये टेक्निक होती है पेशेंट को डील करने की। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब 7 दिन में क्यों, आज से क्यों नहीं? तो उनसे बोलो देखो हम सबसे पहले मेडिसिन को आपको देते हैं, और मेडिसिन देने के बाद इस बीमारी में समय समय पर मेडिसिन का हेर फेर, उसका डोज चेंज होता है, इसलिए हम शुरू में आपको 7 दिन मेडिसिन देने के बाद आपका सेकंड डोज चेंज करेंगे। जब तक आप उसके बारे में और स्टडी कीजिए। अगर आपको न्यू भी, अगर आप हो नए डॉक्टर हो, आपको अगर ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। और जो एक्सपीरियंस्ड होल्डर हैं वो तो अपना ट्रीटमेंट देते ही है, बट वहां पर जब पेशेंट आपके साथ नेगोशिएट करने लगे किस चीज के ऊपर, कि मैं ये परहेज नहीं ले पाऊंगा, मैं ऐसे ट्रीटमेंट ले पाऊंगा, डॉक्टर साहब सुबह, जो मेरे साथ खुद भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर साहब सुबह का डोज चूक जाए तो दोपहर में ले सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मिलते हैं ऐसे पेशेंटों का अनुभव देखने को मिलता है। तो आप पेशेंट को ना करना जरूर सीखें। मैं ये हमेशा कहूंगा पेशेंट को, जिस पेशेंट को आपको लगता है कि नहीं इस पेशेंट को ट्रीट करने से, और मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है,
तो आप पहले 2 पेशेंट को अगर मना कर दोगे ना, तो वो पेशेंट वास्तव में जाकर के बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब बहुत सही है, उनको मेरी बीमारी समझ में नहीं आई या फिर उनके पास उस समय ट्रीटमेंट नहीं था, उन्होंने सच बोला ना कि झूठ बोल के मेरे को काटना शुरू किया। आपको एक लाइन से हटके चलना है ना, तो आपको हटके बोलना पड़ेगा। ये बेसिक है, आपको शायद आप में से कुछ डॉक्टर्स को बोरिंग लग रहे हो कि मैं क्या पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बेसिक है। आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट जानते हो, अगर आपके पास पेशेंट टिकेगा नहीं तो ट्रीटमेंट करोगे किसका। दूसरा, आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कीजिए, आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट कीजिए। जितने पेशेंट का आपके पास नंबर है, आप व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट ग्रुप क्रिएट करके वहां पर डे उनको कुछ ऐसे मैसेज डालिए जिससे उनको हेल्थ से रिलेटेड वो लगे। हाँ, बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि फास्ट और सुपर फास्ट, बिल्कुल सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। फास्ट और सुपर फास्ट एक्चुअली में होता क्या है? एक सिम्टम्स के बेसिस पर रिलीफ जिसको बोले, वो फास्ट और सुपर फास्ट होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास पेशेंट आता कौन सा है? आपके पास पेशेंट वो आता है जो पहले 10 जगह जो सुपर फास्ट ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर थे उनके पास होकर के आ गया। सुपर फास्ट ट्रीटमेंट देने वाले जितने डॉक्टर हैं वो उन सबके पास भटक के ही आता है। 99% यही पेशेंट हमें और आपको मिल रहे हैं। तो अगर वो सुपर फास्ट के चक्कर में फिर रहा है ना, तो उससे बोल दीजिए भाई साहब, आप उन लोगों से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए जो आपको नशे की दवा दे करके, सेडेटिव ड्रग दे करके आपकी खांसी को शांत कर देते हैं, यानी आपको सुला देते हैं, उनसे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तो मैं तो आपको भांग धतूरा देने वाला नहीं हूं। अगर आप 1 से 2 दिन का वेट कर सकते हो, 1 से 2 दिन का, तो मैं आपको रिलीफ दे दूंगा। और हो सकता है कि पहले और दूसरे डोज में ही आपको रिलीफ मिल जाए। तो ऐसे हर अपने यहाँ भी ऐसा नहीं है कि भैया तुरंत रिलीफ ना मिलता हो। मैं एक हाइपरटेंसिव ड्रग का एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जैसे एम्लोडिपिन अपने एलोपैथ में आती है, टेल्मा 40 आती है। तो ये मेडिसिन इंस्टेंटली आपके बीपी को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, आपने मान लिया, आपने देखा भी, आप यूज भी करते हैं। एक वैद्य रत्नम की कार्डोकाल्म आती है, CARDOCALM, कार्डोकाल्म। कार्डोकाल्म आप नोट डाउन कर सकते हैं, कार्डोकाल्म। आप उसको दीजिए, पेशेंट का बीपी को नॉर्मल करेगी उतने ही समय में जितने समय में एम्लोडिपिन, एटेनोलॉल या टेल्मा करती है, उतने ही समय में करती है। क्यों बोल रहा हूं? मेरी माँ की खुद ये मेडिसिन चल रही थी, सुनिए, चल रही थी ना कि चल रही है। क्यों? क्योंकि उनका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बढ़ा। कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल बढ़ने की वजह से उनके बॉडी में स्वेलिंग आना स्टार्ट हुई, पैरों में और चेहरे पे, क्योंकि प्रॉपर जो ब्लड का फ्लो था वो डिस्टर्ब हो गया। और वहां पर ट्रिगोनिल, लाइपोनिल और कार्डोकाल, समझिए, ट्रिगोनिल एंड लाइपोनिल जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, बिल्कुल सही बोला, डिजीज क्योर करने में टाइम लगता है। तो ट्रिगोनिल और लाइपोनिल जो थी, वो बीमारी की संप्राप्ति को भंग करने के लिए थी। रोग की संप्राप्ति, जब रोग की संप्राप्ति भंग हो जाएगी तो वो रोग के लक्षण दिखेंगे क्या? कार्डोकॉल, इसमें आप एम और जोड़ दीजिए लास्ट में, CALM, बिल्कुल ये सर ने सही लिखा है, कार्डोकाल। तो जो लाइपोनिल, हाँ, अर्जुन का भी अच्छा रिजल्ट है। ऐसी क्या होता है कि डॉक्टर साहब, बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं कि जो हमें सर्च करनी होती हैं। अब मैं ये कहूं कि मैंने भाई ताजमहल नहीं देखा, तो मैं ये कह दूं कि ताजमहल तो है ही नहीं इस दुनिया में। ऐसी आयुर्वेद की अगर हमने वो मेडिसिन सर्च नहीं की है, और ऐसा नहीं है कि मुझे भी पूरी मेडिसिन आती है, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर करके ही नई नई मेडिसिन को डिस्कवर करता हूँ कि कहाँ कौन अच्छा बना रहा है, कहाँ कौन अच्छा बना रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है आपने ये। तो ये चीजें वहां पर लाइपोनिल और ट्रिगोनिल जब दी तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह इन सारी चीज की वो चीजें कंट्रोल में आई।
और साथ में जब मैंने उनको कार्डोकाल्म दी तो पहले दिन से उनका बीपी कंट्रोल हुआ। विद इन 3 to 4 days के अंदर उनकी स्वेलिंग रिड्यूस हुई। बढ़िया चलती हैं, बढ़िया फिरती हैं, बढ़िया अपना खाना पीना करती हैं। बस निदान परिवर्जन उनको फॉलो करवा रहा हूं मैं। निदान परिवर्जन उनको फॉलो करवा रहा हूं। निदान परिवर्जन बोलते हैं ना अपना संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जन। निदान जरूरी है। अब कोई व्यक्ति यदि आपसे बोलता है कि भैया हमें ये चीजें क्यों छोड़ें, तो उससे क्लियर बोलो आयुर्वेद उस शास्त्र का नाम है जो आपके शरीर का परिचय आपसे करवाता है। आपके शरीर की पहचान आपसे करवाता है कि इस शरीर के लिए क्या बना है क्या नहीं। बाइक में डीजल डालोगे मजा नहीं आएगा, खराब हो जाएगी। और डीजल कार में पेट्रोल डालोगे वो भी खराब हो जाएगी। तो फिर आपका जो शरीर है वो पेट्रोल से चलता है डीजल से चलता है, वो आपको देखना है। और ये बॉडी हमेशा इंडिकेट कर देती है कि मैं जब भी बाहर का खाता हूं मैं बीमार हो जाता हूं, तो मत खाओ। बिल्कुल मत खाओ ना जब आपको पता चल रहा है तो। और जब मैं घर का खाता हूं स्वस्थ रहता हूं तो भर भर के खाओ। तो ये चीजें आप पेशेंट को बताएंगे। साथ में ब्रॉडकास्ट ग्रुप का मैंने बताया, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे अपनी नॉलेज शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले। ये एक बेसिक सा मैंने आपको बताया कि इसके जरिए आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। बाकी 11 मार्च से जो आयुर्दृष्टि कोर्स लॉन्च हो रहा है, उस आयुर्दृष्टि कोर्स में एक एक पॉइंट को बारीकी से निकाल निकाल के समझाया जाएगा। केस स्टडीज दी जाएंगी। और इस आयुर्दृष्टि कोर्स का सबसे अच्छा पहलू ये है कि इसको हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जब ये कोर्स स्टार्ट होगा और जब ये कोर्स एंड के चरम पे पहुंचेगा, इस दौरान आप अपनी प्रैक्टिस को पहले दिन का आप रुझान लिख लीजिएगा और लास्ट दिन का रुझान लिख लीजिएगा। जमीन आसमान का अंतर आपके साथ होगा। पेशेंट फ्लो आपके बढ़ेंगे, पेशेंट रिजल्ट आपके बढ़ेंगे। जिन डिजीज में आपको लगता था कि यहाँ पे यार मैं वीक हूं, उन डिजीज को आप कॉन्फिडेंस से ट्रीट कर रहे होंगे। आप अगर एक शहर में फेमस हैं तो 10 शहरों के अंदर आप फेमस होंगे। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वीक में संडे नाइट, संडे की रात को, संडे की रात को आपको जो है एक वीक चार्ट दिया जाएगा। एक वीक का चार्ट दिया, एक सप्ते का ऐसा चार्ट दिया जाएगा जिसमें आपकी एक्टिविटी हम लिख के देंगे। उसमें किन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, आपको अपना स्पेशलाइजेशन ढूंढना है। आपको पेशेंट आप अपने क्लिनिक पर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आपको लिखी जाएंगी। उसके अंदर आपको ट्रीटमेंट प्लान करने के लिए क्या आवश्यक है ये चीज बताई जाएंगी। हर सप्ताह एक आपको ब्लूप्रिंट दिया जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। उसको आप एक वीक फॉलो करेंगे। फिर अगले संडे जब हम मॉर्निंग की क्लास, संडे में इसमें 3 क्लास होंगी। एक सप्ताह के अंदर वीकली 3 क्लासेस होंगी। मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती हैं, मिनिमम 3 क्लास होंगी 1 वीक में। 2 दिन जो होगा बिफोर संडे वो रात को 9 से 10 होगा, क्योंकि हम सभी प्रैक्टिशनर है, रात को ही फ्री होते हैं। 10 बोल रहा हूं वो मिनिमम टाइम है, हो सकता है 11 बजे तक भी वो क्लास कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि टॉपिक की डिटेल में जाना हमारा काम है। हमारा काम ये नहीं है कि 1 घंटे खत्म किया, फॉर्मेलिटीज की और चल दिए। संडे को मॉर्निंग में 7 से 8-9 बजे तक वो चल सकता है। तो यहां पर आपको एक सप्ते का पूरा चार्ट दिया जाएगा। उस चार्ट में आपको वो फॉलो करना है और संडे को उसका रिव्यू करेंगे। ये हैबिट मैं आपको क्रिएट कराऊंगा। एक बार ये हैबिट क्रिएट हो गई और साथ में आयुर्वेद का ज्ञान भी हम अर्जित कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, साथ में पेशेंटों को भी देख रहे हैं, पेशेंटों को देख रहे हैं। अब जो कुछ स्टूडेंट होंगे वो कहेंगे कि हम इंटर्न हैं, हम कैसे ये करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं आप अपने इंटर्नशिप में। मैंने अपनी इंटर्नशिप में बहुत सारा ज्ञान इंटर्नशिप में ही लिया था। इंटर्नशिप में पेशेंट्स के पास जाइए, वार्ड के अंदर जाइए, सभी दोस्त मिलकर के एक निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाइए, कैंप लगाइए। वहां पेशेंट आएंगे, पेशेंट फ्लो आपको देखने को मिलेगा, पेशेंट को लाइव आपको फेस करने को मिलेगा। तो जो मैंने आपको सिखाया वो वहां आप देखेंगे कि आंखों के सामने पिक्चर के रूप में आ रहा है और आप अपने क्षेत्र में फेमस भी होने लगेंगे।
जब आप इंटर्नशिप खत्म हो जाए, आप सीधा क्लिनिक ओपन कीजिए, पेशेंट फ्लो पहले दिन से ही आपके पास आएगा। हमसे कई डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं सर, इतना लंबा ड्यूरेशन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो हमने ये बोला कि सर देखिए, वही मैंने आपसे बोला ना कि ना करना सीखिए। तो मैंने उन डॉक्टर्स से कहा कि सर यदि आपको जल्दी है आयुर्वेद सीखने की, तो प्लीज आपसे निवेदन है, जब 5.5 साल हम कॉलेज में गए थे, तब भी आज मैंने खुद ने अपने आप में वीक महसूस किया था, क्योंकि कॉलेज में जो गए नहीं सीखने को मिला, डिमोटिवेट किया गया। और अगर वही चीज हम अगर 8 महीने के अंदर कवर कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म की आपको इसमें रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको वीकली फ्लो चार्ट मिलेगा जिसमें आप सप्ताह का अपना प्लान करेंगे, जो हम आपको बना करके देंगे। साथ में एक असिस्टेंट के रूप में भी आपके साथ वर्क करेंगे कि आपको किसी डिजीज में प्रॉब्लम आई, आपने हिस्ट्री टेकिंग, जो हिस्ट्री टेकिंग लेना हम आपको बताएंगे, हिस्ट्री कैसे ली जाती है पेशेंट की डिटेल में। और वो हिस्ट्री टेकिंग जब आप करते हो, वो आप हमें भेजोगे, तो उसके बाद क्या उसमें दोष थे, क्या धातु थी, ये सारी चीज आपको फिर पर्सनली 1 to 1 समझाया जाएगा। इतना सब कुछ करेंगे, तब जाकर के हम 8 महीने में आयुर्वेद को समझ पाएंगे। फिर भी कुछ पॉइंट छूट सकते हैं, जो मैं ये नहीं कहता कि मुझे कंप्लीट आयुर्वेद आता है, किसी को नहीं आता, जो बोलता है वो झूठ बोलता है। लेकिन जितना आता है उतना, अगर हमने अपनी प्रैक्टिस में, वही मैंने बोला ना कि अगर एक कंसेप्ट भी आप इसका समझ पाए, तो आप किसी भी रोग को ट्रीट कर लो, क्योंकि आयुर्वेद के सारे प्रिंसिपल मिलजुल के बात पित्त कफ को ट्रीट करने पर ही आते हैं। तो आप सभी को जिस भी माध्यम से इसकी लिंक मिली है इस वेबिनार की, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आज शाम तक ये ऑफर है हमारे इस कोर्स का। 5499 में ये कोर्स 8 महीने के लिए डिलीवर होगा। इसमें 3 ऑप्शन रखे हैं हमने पेमेंट का। फर्स्ट ऑप्शन है आप पूरा का पूरा अमाउंट पे कर सकते हैं। दूसरा है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए सर, जिसका भी ऑन हो। दूसरा जो इसमें ऑफर जो रखा है, वो हमने दूसरा रखा है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर। तीसरा जो रखा है हमने मंथली मॉडल पर रखा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका मंथली पेमेंट करना ही बेटर होता है, वो इकट्ठा नहीं कर सकते। इंस्टॉलमेंट भी, हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। और अगर उसके बाद भी फीस में प्रॉब्लम आ रही है, आपको फीस बहुत ज्यादा लग रही है, आप मुझे मैसेज करेंगे, जिस माध्यम से ये लिंक आपको मिली है उस नंबर पर मुझे मैसेज करेंगे, तो मैं आपको वहां पूरा फीस स्ट्रक्चर बता दूंगा। और फीस स्ट्रक्चर मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। और उसके बाद भी यदि आपको फीस में प्रॉब्लम आती है और किसी के पास वो भी नहीं है, एक लोएस्ट अमाउंट भी नहीं दे पाते, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आयुर्वेद सीखिए, मैं फिर भी सिखाऊंगा। फीस लेने का सिर्फ उद्देश्य हमारा ये होता है, डॉक्टर राहुल ने नंबर शेयर किया है, इस नंबर के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ से आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगी। हाँ, नमस्कार रविंद्र जी। तो आप इस कोर्स को लेंगे तो डेफिनेटली आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं, वो अमाउंट आपको इस कोर्स के दौरान उससे 3 से 4 गुना तो आप वैसे ही आप 3 से 4 गुना तो इस कोर्स के दौरान ही आप कमा चुके होंगे, ये तो मैं डेफिनेटली आपको बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको फीस में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे मैसेज नंबर जो दिया है डॉक्टर राहुल जी ने, फिर से मैं नंबर रिपीट कर रहा हूँ, आप राइट डाउन कर सकते हैं। 8103918960। 8103918960। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आज शाम तक आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है, फीस पे नहीं करनी है, वो रजिस्ट्रेशन की जो फीस 500 रुपीज रखी है, 500 रुपए जो हमने रखा है, वो आपकी फीस में ही माइनस हो जाएगा। जो आपकी 5499 फीस है, उसी में से माइनस हो जाएगा, अलग से वो नहीं है। बट रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आज के बाद कल रजिस्ट्रेशन होगा, तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, ये फीस 8499 8499 हो जाएगी।
बिल्कुल सर, इसी तरीके से हम बेसिक को सबसे पहले उठाएँगे। वो मैंने बोला है ना, एक हमारा प्रोग्राम भी लॉन्च होने वाला है यूट्यूब पर, सीधी बात नो बकवास, लेकिन वो आपके लिए नहीं, आम जनता के लिए है। तो इसका भी वही फंडा है, सीधी बात नो बकवास। यहाँ हम शुरुआत में ही आपको वो चीज़ देने की कोशिश करेंगे जिसको आप लंबे समय तक अप्लाई करने में रहेंगे, और कोर्स के एंड होने तक का भी वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। बेसिक से उठाएँगे, और आपका पहले दिन जो लेक्चर होगा, पहले दिन का लेक्चर भी आप अपने कल से क्लिनिक में अप्लाई कर पाएँगे, ऐसा बताएँगे। ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा कि आज जो सिखाऊँगा, वो 8 महीने बाद खत्म होगा, 8 महीने बाद जो खत्म हुआ उसको आप मिलेंगे, तब जाकर के 90 महीने से आप प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे। नहीं, आप पहले दिन जो सीखोगे, उसी को पहले दिन से प्रैक्टिस में अप्लाई करने लगोगे। ये मेरा उद्देश्य है, और इस उद्देश्य के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अपने रजिस्ट्रेशन फीस 500 जो है, आपको डिटेल मिल जाएगी, जहाँ से भी आपको ये लिंक मिली है, जिस नंबर के थ्रू मिली है, वहाँ से आप, या मैंने जो आपको नंबर शेयर किया है, उस पर आप मुझे मैसेज करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपसे बस इसका विदा लेता हूँ, और आपको इस कोर्स की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। जी, धन्यवाद सर।